दोस्तों, जिन लोगों को मोदी जी के अच्छे दिनों का इंतजार था, उनका इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब गरीबों और किसानों के हक का पैसा कोई भी नहीं खा पाएगा, यहाँ तक कि वो खुद भी सरकार के दिए हुए पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ कैसे होगा? किस तरह सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का तरीका निकाला है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये ई-रूपी क्या है? आज इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस हमारे संग एंड तक बने रहें। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है भ्रष्टाचार। सरकार नेताओं और अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए पैसे तो देती है, लेकिन वो पैसा जनता तक पहुंच ही नहीं पाता है और इस वजह से देश दिन पर दिन दलदल में डूबता जा रहा है। लेकिन अब और नहीं, सरकार ने भ्रष्टाचार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक तरीका निकाला है, जिसका नाम है ई-रूपी। सवाल आता है कि आखिर ये ई-रूपी क्या है? तो दोस्तों, ये यूपीआई का एक एडवांस वर्जन है और इन दोनों को ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिसे एनपीसीआई के तौर पर भी जाना जाता है। इसका असली काम देश में होने वाले सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना होता है। आमतौर पर एनपीसीआई को अम्ब्रेला कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसकी छतरी के नीचे बाकी पेमेंट मोड आते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ई-रूपी काम कैसे करता है। तो दोस्तों, किसी को भी कोई सुविधा भेजनी होगी तो वो क्यूआर कोड द्वारा आएगी, जो बहुत तेज रिस्पॉन्ड करता है। और अगर किसी के पास मल्टीमीडिया मोबाइल फोन नहीं है तो उसे एसएमएस के जरिए एक कोड मिल जाएगा। वो कोड दोस्तों जिसको भी दिया जाएगा, उसे कोड के बदले वो सुविधा दे दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि सरकार किसी को दवाइयाँ देना चाहती है, तो सरकार के पास पहले दो ही रास्ते थे, या तो उसको डायरेक्ट दवाइयाँ पहुँचाए या तो उसको पैसे दिए जाए। अब यहाँ ये होता था कि भ्रष्टाचार के चलते दवाइयाँ भी गायब हो जाती थी और पैसा भी गायब हो जाता था। और बात केवल दवाइयों की ही नहीं है, खाने से लेकर किताबों तक सरकार देश के बच्चों, बुजुर्ग और हर तबके के लोगों की मदद करती है। लेकिन सरकार की मदद उन तक नहीं पहुँच पाती और बीच में ही गायब हो जाती है। अभी सरकार ने कुछ समय पहले जब मास्क बांटने के लिए कहा था, तो 20 रुपए वाले मास्क की जगह 2 रुपए वाला पतला मास्क बांटा गया और जो बाकी के 18 रुपए थे वो नेताओं से लेकर अधिकारियों ने अपनी जेब भरने में लगा दिए। अब इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए दोस्तों ई-रूपी का इस्तेमाल होगा, जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगा। इसमें होता यह है कि सरकार अगर किसी को सुविधा नहीं देना चाहती है तो उसी सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है और जिसको दिया जाता है केवल वही उसका लाभ उठा सकता है। अब ये काम कैसे करेगा, इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए किसान है और सरकार उस किसान को 1000 रुपए देना चाहती है ताकि वो जाकर अपने खेतों के लिए फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह खरीद लें। अब अगर इनको कैश पैसा दिया जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो यूरिया ही खरीदते हैं। सरकार के दिए पैसों से वो कुछ और भी कर सकते हैं। ऐसे में सरकार क्या करेगी कि उस किसान के मोबाइल पर 1000 रुपए का क्यूआर कोड भेज देगी। अगर किसान सोच लेता है कि चलो सरकार ने तो यूरिया के लिए क्यूआर कोड भेज दिया है, यूरिया को बाद में खरीद लेंगे, पहले आज शाम की व्यवस्था करते हैं और दारू खरीद लेते हैं। जब किसान अपने मोबाइल पर सरकार द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके दारू खरीदने जाएगा, तो जैसे ही दारू की दुकान वाला बंदा इनके क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, वो इनवैलिड बता देगा, क्योंकि इन सब के पीछे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खड़ी हुई है, जिसने किसान को जो क्यूआर कोड यूरिया खरीदने के लिए भेजा था, वो सेम क्यूआर कोड शराब की दुकान वाले के पास नहीं भेजा था। इसलिए क्यूआर कोड मैच नहीं करता और जब तक वो मैच नहीं करता तब तक किसान कहीं पर भी उस 1000 रुपए की पेमेंट क्यूआर कोड से नहीं कर सकता है। सरकार द्वारा दिए गए 1000 के क्यूआर कोड को केवल यूरिया बेचने वाली दुकानों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने क्यूआर कोड का वैलिडेशन केवल यूरिया बेचने वाली दुकानों को ही दिया है। बाकी किसी भी जगह पर क्यूआर कोड वैलिड नहीं माना जाएगा और तुरंत ही पेमेंट कैंसिल हो जाएगी। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो अगर किसान को यूरिया, फर्टिलाइजर वगैरह खरीदने के लिए क्यूआर कोड या फिर मैसेज कोड के जरिए मदद भेजी गई है, तो एक मैसेज किसान के पास जाएगा और वही सेम कोड यूरिया वाले के सिस्टम पर अपलोड हो जाता है और सारा ट्रांजैक्शन इन्हीं दोनों के बीच होता है। कोई चाहकर भी दूसरे किसी काम के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए एक बूढ़े शख्स को सरकार ने उसका इलाज कराने के लिए पैसे दे दिए, ये लीजिए 2000 रुपए, इसकी दवा करा लीजिए। अब उस शख्स ने सोचा कि भाई सरकार ने 2000 रुपए का क्यूआर कोड भेज दिया है, एक काम करते हैं कि 1000 रुपए से दवा खरीद लेते हैं और 1000 रुपए से अपने पोते पोतियों के लिए खिलौने और कपड़े ले लेते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे और हमारी दवा भी आ जाएगी। जब बूढ़ा शख्स खिलौना खरीद कर उसका बिल बनवा लेगा और दुकानदार से कहेगा कि मेरे पास 2000 रुपए का क्यूआर कोड है, आप इसमें से 1000 रुपए काट लीजिए, तो जब दुकानदार क्यूआर कोड को स्कैन करेगा ना, तो तुरंत ही इनवैलिड ट्रांजैक्शन बता देगा, क्योंकि एनपीसीआई ने पहले से ही तय कर रखा है कि बुजुर्ग आदमी को जो 2000 रुपए का क्यूआर कोड दिया गया है, ये केवल उसकी दवाइयों के लिए ही इस्तेमाल में आएगा। इसलिए जो सरकार क्यूआर कोड देती है वो 2 देती है और जो दूसरा क्यूआर कोड होगा वो हर उस दवाई वाले के सिस्टम पर अपलोड कर देगी जहाँ पर वो दवाई मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कहीं पर भी ये क्यूआर कोड इस्तेमाल किया जाएगा तो तुरंत ही इनवैलिड बता देगा, क्योंकि दोस्तों ई-रूपी में क्यूआर कोड हमेशा जोड़े से बनाया जाता है। एक उन लोगों को भेजा जाता है जिन्हें मदद मिलनी होती है और उसी कोड का दूसरा जोड़ा उन दुकानदारों के सिस्टम में अपलोड होता है, जहां से वो अपनी मदद ले सकते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि ई-रूपी कितना ज्यादा फायदेमंद है, जिसे स्पेसिफिक पर्सन ही इस्तेमाल कर सकता है।
और उसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है जिसके लिए उसे पैसे भेजे गए हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है दोस्तों कि ये जो QR कोड है e-रुपए का, वो बनेगा कैसे? तो दोस्तों इसकी जिम्मेदारी बैंकों की है। शुरुआत में तो SBI, HDFC, कोटक जैसे जो बैंक है वो QR कोड बना रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे बैंक इससे जुड़ जाएंगे और फिर बैंकों के पास अधिकार होगा कि वो प्रीपेड सर्विस दे सकें। जैसे कि मान लीजिए कोरिया की सैमसंग कंपनी है, उसने अपने वर्कर को किसी काम से मुंबई भेजा है और वो चाहती है कि हमारा जो वर्कर है मुंबई में ही अच्छी तरीके से रहे और उसे अपनी ट्रिप के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो। इसलिए कंपनी वर्कर को 20,000 रुपए का QR कोड देती है और कहती है कि लो तुम आज होटल में रहना, जिससे हमारी कंपनी का ही नाम होगा। अब वर्कर सोचेगा कि ताज होटल तो यार महंगा, एक काम करता हूँ किसी और होटल में रुक जाता हूँ, कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन ना बाबा ना, अब कंपनी भी देखिए बहुत ही शातिर हो गई है। वो क्या करेगी कि बैंक को 20,000 रुपए का ताज होटल का ही QR कोड बनाने के लिए कहेगी। बैंक कोड बनाने के लिए कंपनी से थोड़े बहुत पैसे चार्ज करेगा और फिर जो बैंक होगी वो कंपनी की रिक्वेस्ट पर तुरंत ही NPCI से संपर्क करेगी, जिसके बाद NPCI 1 मिनट के अंदर बैंक को ताज होटल का QR कोड बनाकर दे देगा। NPCI यहाँ पर 3 QR कोड बनाएगा, जिसमें से एक तो वो अपने पास रखेगा, जैसे कि भविष्य में अगर कोई विवाद हो गया तो उसके पास पूरा डेटा होना चाहिए। और अगर जिस काम के लिए QR कोड बनाया गया है उस काम का एक सीमित समय होगा, उस सीमित समय तक अगर QR कोड को इस्तेमाल नहीं किया गया तो जिस कंपनी या फिर जिस शख्स ने QR कोड बनवाया होगा उसके बैंक अकाउंट में पैसे वापस हो जाएंगे और बाकी 2 QR कोड बैंक के पास पहुंच जाएंगे, जिसे बैंक उठाकर कंपनी को पहुंचा देगी। कंपनी पहला QR कोड वर्कर को देगी और दूसरा QR कोड ताज होटल के सिस्टम पर अपडेट हो जाएगा, जिसके बाद वर्कर ताज होटल के अलावा उस 20,000 रुपए के QR कोड को और कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अब वर्कर दोस्तों चाहे या फिर ना चाहे उसे ताज होटल पे ही रुकना पड़ेगा। अब जैसे कि आप समझ सकते हैं सारी चीजें इतनी ज्यादा व्यवस्थित हो जाएंगी कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है, ना ही 1 रुपए भी इधर से उधर होगा। हर एक चीज का दोस्तों डेटा होगा और जिस चीज के लिए पैसे दिए जा रहे हैं पैसों का इस्तेमाल सिर्फ उसी चीज में हो सकता है, जो कि आज के समय के हिसाब से देखिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार बहुत से लोगों को दवाइयों के लिए और ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए देती तो है, लेकिन लोग जो है उन पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं और उनमें से आधे पैसे दवाइयों में खर्च करते हैं और आधे पैसे ऐश में उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पाती। पर अब ये सब यार पुराने दिन हो गए, यानी कि सरकार अगर किसी को 100 रुपए भी भेजती है अब तो उसके पास 100 रुपए ही पहुंचेगा, 1 रुपए भी बीच से इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों सारी चीजों का डेटा होगा जिसमें कोई भी हेरफेर हो ही नहीं सकता। अभी तो केवल कुछ मंत्रालय इस नए सिस्टम के तहत जुड़े हैं, लेकिन दोस्तों आगे चलकर हर एक चीज इसी से जोड़ दी जाएगी। शिक्षा से लेकर खेल तक हर एक चीज में सरकार QR कोड का इस्तेमाल करेगी। बड़े बड़े अधिकारियों को भी ये QR कोड ही दिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत से अधिकारी काम के बहाने सरकार से पैसे मांगते हैं और उसे अपने ऊपर खर्च करते हैं, जिसकी वजह से अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। पर अब दोस्तों देश का ये सारा गड़बड़ घोटाला खत्म होने वाला है और ये सिस्टम वाकई में अच्छे दिन ले आएगा, क्योंकि दोस्तों अगर देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो समझ लीजिए कि अब देश को तरक्की करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दोस्तों आपका इस नए पेमेंट सिस्टम के बारे में अगर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के संग। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।